आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय घसोजीन। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 4 को करेंगे, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। सबसे पहले हम देखते हैं ज्यामिति या ज्योमेट्री किसे कहते हैं और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। शब्द ज्यामिति यूनानी शब्द जियोमीट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है। जियो का अर्थ है भूमि और मीट्रोन का अर्थ है मापना। हम भूमि को मापने के लिए ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कपड़ों के डिज़ाइन बनाने के लिए भी ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो इमारतें दिखाई गई हैं जो ज्यामिति का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। भूमि को मापने के लिए वर्तमान में भी हम ज्यामिति का प्रयोग करते हैं और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आकृतियों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ज्यामिति में सबसे पहले हमारे पास बिंदु या पॉइंट होता है। बिंदु किसे कहते हैं? कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह या डॉट बनाइए। इस सूक्ष्म चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। यह सूक्ष्म चिन्ह हमें एक बिंदु का आभास करवाता है। पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होगा, चिन्ह उतना ही छोटा होगा। यदि हम कागज पर 3 बिंदुओं को दर्शाते हैं तो इनमें भेद करने के लिए इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों A, B, C इत्यादि के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि हमारे पास 4 बिंदु दिए हुए हैं तो हम इन्हें नाम देकर A, B, C और D के द्वारा दर्शा सकते हैं। हम अंग्रेजी के किन्हीं भी बड़े अक्षरों का प्रयोग बिंदु को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। बिंदु निसंदेह बहुत छोटे होने चाहिए। अब हम देखेंगे बिंदु का प्रयोग क्यों किया जाता है। बिंदु या पॉइंट एक स्थिति, जिसे लोकेशन कहते हैं, उसे निर्धारित करता है। यहाँ हम भारत का नक्शा देख रहे हैं जिसमें विभिन्न राज्यों को दिखाया गया है। यहाँ पर प्रत्येक राज्य में एक बिंदु के द्वारा उस राजधानी को दिखाया गया है जो उस राज्य से संबंधित है। इस प्रकार आप देख सकते हैं बिंदु हमें किसी भी स्थान या वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करता है। क्या आसमान में एक तारा हमें बिंदु की अवधारणा का आभास कराता है? सोचिए। इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि वह भी हमें एक स्थिति का आभास करवाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं वह बिंदु की अवधारणा का आभास कराता है। इसके बाद हम रेखाखंड के बारे में सीखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन से स्पष्ट है, रेखाखंड लाइन से मिलता जुलता है। एक कागज को मोड़कर खोलने पर रेखाखंड का आभास कराता है। आप एक कागज लीजिए, उसे मोड़कर अच्छे से दबाएं। जब आप उसे खोलेंगे तो आपको एक चिन्ह बना हुआ मिलेगा। इसी को हम रेखाखंड कहते हैं। एक बॉक्स का किनारा, एक पोस्ट कार्ड का किनारा, आपके रूलर का किनारा, यह सब हमें रेखाखंड का आभास करवाते हैं। कागज पर 2 बिंदु अंकित कीजिए। हम यहाँ 2 बिंदुओं को A और B से अंकित करते हैं। A और B को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? आप A और B को इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं या नीचे की तरफ से इस प्रकार जोड़ सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं इसके अतिरिक्त कौन सा रास्ता होगा जो इन्हें जोड़ेगा? आप रूलर के द्वारा इस प्रकार इसे जोड़ सकते हैं और यह जो सबसे छोटा रास्ता होगा, यही हमारा रेखाखंड होगा।
आपको याद रखना है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है और हम रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं जिन्हें हम एंड पॉइंट्स कहते हैं। अब हम रेखा के बारे में सीखेंगे जिसे हम लाइन कहते हैं। यदि किसी रेखाखंड को बिना किसी अंत के दोनों तरफ बढ़ा दें तो हमें रेखा प्राप्त होगी। रेखा का नाम हम किस प्रकार रख सकते हैं? हम कोई भी एक रेखा लें और उस पर दो बिंदुओं को अंकित करें तो हम उसे उन बिंदुओं को लिखकर नाम दे सकते हैं। यहाँ हमने रेखा पर ए और बी बिंदु लिए हैं, हम इसे रेखा ए बी या रेखा बी ए कह सकते हैं। किसी भी रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती और हम उसे नहीं माप सकते। हम इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। यहाँ हमने एक रेखा को एम के द्वारा दर्शाया है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अंग्रेजी का अक्षर एक्स आपने अवश्य देखा होगा। इसमें दो रेखाएं एक दूसरी को काटती हुई प्रतीत होती हैं और जब दो रेखाएं एक दूसरी को एक बिंदु पर काटती हैं तो हम उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। आपने परस्पर काटती हुई सड़कों को अवश्य देखा होगा। इन्हें भी हम प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण मान सकते हैं। क्या दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? हमने यहाँ एक रेखा को लिया और दूसरी रेखा बिल्कुल इसके ऊपर स्थित है। दोनों में अनेक बिंदु उभयनिष्ठ हैं, हम इन्हें संपाती रेखाएं कह सकते हैं। अब आप सोचिए कि क्या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? यहां पर हम देखते हैं दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या तीन रेखाएं केवल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? अपनी नोटबुक लीजिए और सोचिए कि क्या इससे अधिक बिंदुओं पर भी ये प्रतिच्छेद कर सकती हैं? और यदि हमें एक और रेखा इस प्रकार दी हुई हो तो अब हमारे पास कितने प्रतिच्छेद बिंदु बने हुए हैं? आप इन बिंदुओं के नाम लिखिए और उन्हें नोट कीजिए। समांतर रेखाएं, जिन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जब दो रेखाएं किसी भी तरफ बढ़ने पर कभी नहीं मिलती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ हमारे पास दो रेखाएं दर्शाई गई हैं। यदि हम इनका अंतर देखें एक सिरे से दूसरे सिरे पर और उसके बीच में कहीं भी, तो वह अंतर समान रहता है। समान अंतर होने के कारण ही इन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या हम इसके लिए किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं? समांतर रेखाओं के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमारे पास एक आकृति दर्शाई गई है जिसमें हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच बिंदु दिखाए गए हैं। यह आकृति मेज के प्रतिरूप को दर्शाती है जिसमें ए बी सी डी के द्वारा हमने मेज का ऊपरी सिरा दिखाया है। हम कह सकते हैं यहाँ भी हमारे पास समांतर रेखाएं बनती हैं। ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। मेज के किनारे हमें रेखाओं का आभास करवाते हैं। ए बी के सम्मुख हमारे पास सी डी भुजा है। क्या आप इसके अतिरिक्त और कोई समांतर रेखाएं बता सकते हैं? उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अब हम किरण के बारे में सीखेंगे जिसे हम इंग्लिश में रे कहते हैं। आपने टॉर्च की लाइट को अवश्य देखा होगा। टॉर्च से निकली प्रकाश की किरणें
और सूर्य से निकली किरणें। यहाँ पर हमने किरण शब्द अवश्य सुने हैं। किरण रेखा का एक भाग होता है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है और इस बिंदु को हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। यह एक दिशा में बिना अंत विस्तृत होती है और इसे एक तरफ तीर का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। जिस तरफ हमारे पास तीर का चिन्ह नहीं है वह हमारा प्रारंभिक बिंदु है। यदि हम इस पर दो बिंदु लें तो इसे किस नाम से दर्शाएंगे? सबसे पहले आप इसका प्रारंभिक बिंदु बताइए जहां से यह शुरू होती है। क्या आप इस बिंदु का नाम बता सकते हैं? यह बिंदु हमारे पास M है और इसे हम किरण MN कहेंगे। अब कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। यहाँ हमारे पास एक आकृति दी है जिसमें 5 बिंदु अंकित किए गए हैं। सबसे पहले हमें इन 5 बिंदुओं के नाम बताने हैं। बिंदु D, E, O, B और C हमारे 5 बिंदु हैं। यदि हम रेखा की बात करें, हम 2 बिंदुओं का प्रयोग करेंगे जिससे हमारे पास रेखा को दर्शाया जाएगा। D और B का प्रयोग करके रेखा DB, D और E का प्रयोग यदि हम करें रेखा DE, बिंदु O और B से हमारे पास रेखा OB बनेगी। यहाँ आप देख सकते हैं D, E, O और B एक सीधी रेखा पर स्थित हैं जिसमें दोनों तरफ तीर के चिन्ह बने हैं और हमें दोनों बिंदुओं के ऊपर इस प्रकार तीर के चिन्ह बनाकर रेखा का निशान बनाना है। यदि हम किरणों की बात करें, किरण OB, किरण OC, किरण OE, किरण OD और किरण EB हमारे पास हैं। किरण के लिए हमें एक तरफ तीर का निशान लगाना है और यह किरण के निशान को दर्शाता है। रेखाखंड के लिए हमें 2 बिंदुओं को लेना है। D और E बिंदु से हमारे पास रेखाखंड DE, E और O बिंदु से हमारे पास रेखाखंड EO, O और B बिंदु से रेखाखंड OB, D और B बिंदु से हमारे पास रेखाखंड DB, E और B बिंदु से हमारे पास रेखाखंड EB प्राप्त होगा। आपको इनके ऊपर रेखाखंड का चिन्ह बनाना है। आप देखते हैं यहाँ पर यदि हम OB के ऊपर रेखा का चिन्ह बनाएंगे तो यह रेखा OB को दर्शाता है। यदि हम OB के ऊपर एक तरफ तीर का चिन्ह बनाकर किरण का निशान बनाते हैं तो यह किरण OB को दर्शाता है। यदि हम OB के ऊपर रेखाखंड का चिन्ह बनाते हैं तो यह रेखाखंड OB को दर्शाता है। अब हम रेखा के संभव प्रकारों को लिखेंगे और हमारे पास 4 बिंदु दिए हुए हैं। यहाँ एक रेखा है जिस पे 4 बिंदु अंकित किए हुए हैं। क्या आप इन बिंदुओं के नाम बता सकते हैं? राजू ने बताया बिंदु A, B, C और D हैं। उसका जवाब बिल्कुल सही है। अब हम संभव प्रकार लिखेंगे जो रेखा को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम A और B बिंदु का प्रयोग करके रेखा AB, बिंदु A और C का प्रयोग करके रेखा AC, बिंदु A और D का प्रयोग करके रेखा AD को इस प्रकार दर्शा सकते हैं। बिंदु B से A की तरफ रेखा BA, बिंदु B से C की तरफ रेखा BC, बिंदु B से D की तरफ रेखा BD को दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार C से B की ओर रेखा CB, C से बिंदु A की तरफ रेखा CA, बिंदु C से बिंदु D की तरफ रेखा CD प्राप्त होगी। बिंदु D से A की तरफ रेखा DA, बिंदु D से बिंदु B की ओर रेखा DB, बिंदु D से बिंदु C की ओर रेखा DC प्राप्त होगी। अब आपको
कुछ प्रश्नों को स्वयं करना है, वह आपके लिए होमवर्क है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। इस पहले प्रश्न में आपके पास 4 भाग हैं। उसके बाद आपके पास प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1 बिंदु, 2 बिंदु। आपको यह नोटबुक पर करके देखना है। धन्यवाद।